स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? हेलो? यस और नो, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है। तो आज हम लोगों को पढ़ना था व्हाट इज लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड द फोटोकेमिकल फेज। ठीक है। अब ये जो फोटोकेमिकल फेज है, इसको अब आपको समझना है। यहाँ पे दो है, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है। तो इस रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, आपका जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। और दूसरी क्या चीजें हो रही हैं इस फेज में, तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है। अब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, और साइमल्टेनियसली हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनेंगे आपके, जैसे कि एटीपी बन रहा है, एनएडीपी बन रहा है। तो इतनी सारी चीजें आपके लाइट रिएक्शंस में हो रही है। ठीक है। और ये एग्जाम में पूछते हैं कि लाइट रिएक्शंस में क्या क्या फिनोमिना होता है। तो सबसे पहले है लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर की स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो आपका ऑक्सीजन का रिलीज होगा, और साइमल्टेनियसली आपका एटीपी बनेगा और एनएडीपीएच बनेगा। ठीक है। तो एनएडीपी निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है। और ये H2 रहता है तो डाइहाइड्रोजन। So several protein complexes are involved in this process. ठीक है। ये इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पे फिगर आप देख रहे हो, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करना है आपको कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LHC बोलते हैं। ठीक है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या LHC एक्चुअली होता क्या है? So the pigments are organized in two discrete photochemical LHCs, light harvesting complexes, within the photosystem 1 and photosystem 2। ठीक है। तो दो तरीके का आपको हो गया, एक को PS1 बोलेंगे फोटो सिस्टम 1, और दूसरे को हम लोग PS2 बोलेंगे फोटो सिस्टम 2। ठीक है। अब इनका नाम लिखा गया है ऐसा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। कहने का मतलब जो पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम हमने PS1 रख दिया, और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम हमने PS2 रख दिया। ठीक है। एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच द फंक्शन ड्यूरिंग द लाइफ रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो पहले खोजा गया उसका नाम PS1 है, जो बाद में खोजा गया उसका नाम PS2 है। तो सबसे पहला, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से लोग पूछते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि PS1 और PS2 का नेमिंग का जो बेसिस है वो क्या है। अब उसके बाद आप समझिए कि LHC होता क्या है। So these light harvesting complexes are made up of hundreds of pigment molecules which are bound to protein। ठीक है। तो बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ डायग्राम देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं आपको, जो कि ग्रीन से दिखाया गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called antennae। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चाहे आप PS1 लीजिए या PS2 लीजिए, उनके पास सारे पिगमेंट्स होंगे सिवाय क्लोरोफिल ए को छोड़ के। ठीक है। और वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा एंटीना, जिसको बोलते हैं एंटीना। क्यों बोलते हैं उसको एंटीना? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है, मतलब इट इज कैप्चरिंग लाइट। So protein complexes which capture light are called light complexes। ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। इंग्लिश से भी आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है। So these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths।
अब आपको बोला गया कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो आपका एंटीना सिस्टम जो है, तो बहुत सारे आपको पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लेकिन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल वो नहीं है। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये आपका रिएक्शन सेंटर बनाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल बनाएगा ये रिएक्शन सेंटर, और बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ, जो कि उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीना का पार्ट। ठीक है, वो जैसे एंटीना का काम है फ्रीक्वेंसीज कैप्चर करना, उसी तरह ये आप कैप्चर करता है अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना एक चीज है कि ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है, जो रिएक्शन सेंटर बनाता है, ये अलग अलग ये सिस्टम में अलग अलग होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। ठीक है, जैसे कि फोटो सिस्टम वन अगर आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, इसका एब्जॉर्प्शन का जो पीक होगा, ये आपको कल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताया गया था। ये पीक जो है, पीक ये 600 नैनोमीटर पे आपका हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज एट 600, सॉरी 700 नैनोमीटर, और 700 और एक का आपको होता है 680 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। तो PS2 में आपका 680 नैनोमीटर है, और PS1 में आपका 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे जो लाइट होगा वो ज़्यादा एब्सॉर्ब करेगा, और फोटो सिस्टम 2 में आपका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, इट विल हैपन एट 680 नैनोमीटर। ये एक डिफरेंस है आपके रिएक्शन सेंटर के ऊपर। ठीक है, ये डिफरेंस जो है पूछा जाता है, ये आप याद रखिए, PS1 और PS2। अब यहाँ से मैंने आपको बता दिया, दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका यही रिएक्शन सेंटर से बनता है। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको हमने बताया कि लाइट रिएक्शन जो है उसको फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, और ATP और NADPH जैसे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो आपको बताया गया कि ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की जैसे ऑर्गेनाइज और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में आपको पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं क्या, ये क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो सब यहाँ आपको मिलेंगे, और इनका काम क्या है, लाइट को कैप्चर करना और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, और एक क्लोरोफिल ए क्या करता है, ये रिएक्शन सेंटर बनाता है। ठीक है, अब ये फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर होगा, ये 700 नैनोमीटर पे उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, मतलब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पर वो क्लोरोफिल ए जो है सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरह फोटो सिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर पे जो लाइट होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो तीन तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बेसिक फंडामेंटल जो है, एंटीना क्या होता है, रिएक्शन सेंटर से क्या समझते हैं, ये आप समझ जाइए कि जो सिंगल जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था ए का, वो आपका रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है, और बाकी जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एंटीना का दूसरा पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ETS। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो रहा है, ये आपको समझ। ठीक है, तो अभी तक आप क्या समझे हैं कि रिएक्शन सेंटर क्या होता है, एंटीना क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है। So in photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited.
and jump into orbit farther from the atomic nucleus. तो केमिस्ट्री में आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे कि एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइट होकर जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। फोटो सिस्टम 2 में चूंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्ब करेगा ये लाइट को, इलेक्ट्रॉन्स इसको लेंगे और वो एनर्जेटिक हो जाएंगे और वो एक्साइट होके हायर ऑर्बिट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, which passes them to an electron transport system consisting of cytochrome। ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ईटीएस, ये किसका बना हुआ है, साइटोक्रोम का। ठीक है, और साइटोक्रोम्स जो होते हैं बेसिकली आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हुआ फोटोन पाकर और वो पिकअप हुआ, मतलब उसको कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा और फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या चीज का बना हुआ है, तो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम लोग साइटोक्रोम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ये फिगर 13.5 में आपको एक जी स्कीम दिखाया। अब ये जी स्कीम क्यों है, जेड स्कीम क्यों है, कि ये इस टाइप का जेड आ रहा है, ऐसे ऐसे जेड बन रहा है। ठीक है, तो आपको उसको इस तरीके से देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ये जेड बन रहा है, इसलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखो कि दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल। ठीक है, तो डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हम आपको पहले बताए थे, रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा स्केल्स। ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है या कौन देगा कौन लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग ईटीएस बोलते हैं, या हम उसको ईटीसी भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन से, तो आप देखिए कि यहाँ पर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक लॉस नहीं। ठीक है, तो दे आर नॉट यूज्ड अप। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बट इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या क्या हो रहा है, दे आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। ठीक है, तो आपने देखा कि फोटो सिस्टम 2 ने पिकअप लिया लाइट और उसके बाद वो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास गया, ईटीएस उसको क्या करेगा, पास कर दिया इसको फोटो सिस्टम 1 को। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो सिस्टम है ये फोटो सिस्टम 2 का है। ठीक है, एलएचसी, और यहाँ से इसको फोटोन मिला है। ठीक है, एच न्यू एक्साइट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर passes it to the electron transport system then delivers it to the light harvesting complex of photosystem 1। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे इस Z स्कीम में सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 आ रहा है। तो ये ऑर्डर जो है आपको याद रखना है कि फोटो सिस्टम 2 है पहले, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर आपको जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, फिर जाता है फोटो सिस्टम 1 में। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा और फिर फाइनली आपका जो भी आपका बन रहा है NADPH ऑफ द सॉर्ट। ठीक है, ये आप देखिए ऑर्डर है, फोटो सिस्टम 2, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर फोटो सिस्टम 1, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर आपका। सो साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2 को लाइट मिला, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बन रहा है। ठीक है,
So this is high energy derivative. And finally the electrons they are transported to photosystem 1. फिर ये light लेगा और फिर ये move to the higher energy state. So again it will be picked up by some electron acceptor and finally leading to NADPH, formation of NADPH in the process. तो आप देख रहे हैं कि ATP और NADPH यहाँ Z scheme में बन रहा है light reaction. So simultaneously electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer. ठीक है, तब आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे आपको P680 इसको बोल रहा है क्योंकि 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ मिल रहा है तो ये एक्साइट होता है। उसी तरह फोटो सिस्टम 1 अगर इसको 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ मिल रहा है तो ये एक्साइट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फोटोन लिख देंगे H में। ठीक है, and again this they are transferred to another acceptor molecules that has a greater redox potential. So these electrons then are moved downhill again and this time to a molecule of energy rich NADP+. ठीक है, तो NADP+ को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो it will reduce it to NADPH plus H+. तो NADPH plus H+ को हम क्या लिख सकते हैं, NADPH2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक जो जेड स्कीम आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से, PS2 से। PS2 से वो अपहिल गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको लिया, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आया, ठीक है, डाउन द हिल। उसके बाद PS1 उसको एक्सेप्ट किया, फिर वहां से एक्साइटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, फिर फाइनली डाउन द हिल NADP+ उसको एक्सेप्ट करता है और वो रिड्यूस करता है NADP+ को NADPH plus H+। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक Z का स्कीम है। ठीक है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल में पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, इस टाइप से हो रहा है। So this is called Z scheme because of its characteristic shape, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम यहाँ पे ये Z scheme क्यों बोलते हैं इसको, ये Z shape क्यों बन रहा है, why? So this Z shape is formed when all the carriers are placed in a sequence of redox potential scale. तो इस स्केल के आधार पे जब आप इसको अरेंज कीजिएगा जो भी यहाँ कंपोनेंट्स हैं, तो आप पाइएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो पहले LHC फोटो सिस्टम 2 से पहले ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर डाउन द हिल है, फिर अप हिल है, फिर डाउन द हिल है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के आधार पे आप इसको अरेंज किए हुए हो तो ऊपर नीचे हो रहा है, इस हिसाब से हम इसको Z स्कीम कह रहे हैं। ठीक है, so this is what is happening in the light reaction. ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। लाइट रिएक्शन में बेसिकली हमारे साथ हो क्या रहा है कि लाइट से जो फोटोन मिल रहा है आपको वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है फोटो सिस्टम 2 का, उस मैक्सिमा इज एट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज एट P680, ये 680 नैनोमीटर पे वेवलेंथ को पिकअप करेगा। ठीक है, एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, गया एक्सेप्टर एक्सेप्ट किया, ठीक है, फिर डाउन द हिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, वहाँ एक ATP प्रोड्यूस हो रहा है आपका, उसके बाद वो PS1 सिस्टम के LHC को दे दिया गया, फिर वो वहाँ पे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे लाइट को पिकअप किया है, एब्सॉर्ब किया है, एक्साइटेशन, अगेन इट गोज टू द एक्सेप्टर एंड अगेन फाइनली इट रिड्यूसेस NADP+ टू NADPH2। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली आपको ऑर्डर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिल रही है, वो है ये, ठीक है, वाटर। सिस्टम 2 में दिखाया है कि ये जो वाटर है ये स्प्लिट अप कर रहा है, ठीक है, ये स्प्लिट अप कर रहा है तो आप देख रहे हो कि यहाँ H+ बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे अभी समझाएंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हो क्या रहा है। So next important topic is splitting of water. So you would then ask, how does photosystem 2 supply electrons continuously? ये सवाल उठता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, तो सप्लाई करता रहेगा। ठीक है, उसके पास भी तो कहीं सोर्स होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन का।
So the electrons that were moved from photosystem 2 must be replaced. ठीक है, क्योंकि जितनी बार लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया, अब उसको रिप्लेसमेंट करना बेहद ज़रूरी है। तो ये रिप्लेसमेंट कहाँ से होगा? दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये जो आपका है यही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता रहता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद विच फोटो सिस्टम? तो दिस इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम 2 और P680। यहाँ पे वाटर क्या है, अब आप देखिए वाटर विच इज स्प्लिट अप इनटू H प्लस, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 मॉलिक्यूल रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, so this creates oxygen as one of the net products of photosynthesis। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअली यहीं से आ रहा है। ठीक है, and the electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आपको ऑक्सीजन भी दे रहा है और इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड करता है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से मिल रहा है। और आपको एक और चीज यहाँ पे बताया गया था कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए आपको मैंगनीज और क्लोरीन आयंस चाहिए। ठीक है, तो दीज टू एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, ये आपको मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया गया है, ये याद रखिए। So we need to emphasize here that water splitting complex is associated with photosystem 2, which itself is physically located on inner side of the thylakoid membrane। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाटर की जो स्प्लिटिंग होगी वो कहाँ पे होगा। ठीक है, लोकेशन क्या है उसका? ठीक है, ये लोकेशन यही है, इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है कि वाटर की स्प्लिटिंग का क्या क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जो वाटर स्प्लिट अप हो रहा है वो आपको प्रोटोन ग्रेडियंट भी बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, और क्या मदद कर रहा है? ऑक्सीजन इवोल्यूशन में मदद कर रहा है। ठीक है, और क्या फायदा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये तीनों चीजें आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो कि फोटो सिस्टम 2 का काम है वहां से कंप्लीट हो रहा है। और इसमें जो आपको मिनरल न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी वो क्या है? वो आपका है MnNCl। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ तक आपको समझना है। और ठीक है, अब यहाँ पे आपसे इन लोगों का क्या है कि एक आध को क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी इन लोगों ने पूछा हुआ है, वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको ये चीज तो बता दिया गया कि ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। ठीक है, तो अब ये जो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन हो रहा है तो इसमें आपका जो प्रोटॉन H प्लस बन रहा है और जो ऑक्सीजन बन रहा है ये कहाँ रिलीज होगा? ठीक है, दे आर रिलीज्ड इन द ल्यूमेन और ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे अब आपको समझना है कि जो प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं वो ल्यूमेन में रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोटॉन लिख देते हैं। तो प्रोटॉन इज रिलीज्ड इन द ल्यूमन
एंड ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है इट इज रिलीज्ड इन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है द एंटायर सिस्टम इज प्लेस्ड इन द इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जो आपका प्रोटॉन बन रहा है वो ल्यूमन में रिलीज होगा, और जो ऑक्सीजन बनेगा वो मेम्ब्रेन के आउटर साइड में रिलीज होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बाद में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ अब आपको समझिए कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होता है और उसका रिएक्शन क्या है, मतलब नेट प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहली बात है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है वो कहाँ हो रहा है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2, सो इट मस्ट हैपन ऑन द इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट। रिएक्शन क्या है, वाटर जब स्प्लिट अप हो रहा है तो प्रोटॉन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, अब ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, तो प्रोटॉन जाएगा ल्यूमन एरिया में। ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगा, तो इट इज रिलीज टू द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इज सप्लाइड टू द कंटिन्यूअसली, यही सोर्स है क्योंकि फोटो सिस्टम टू कंटिन्यूअसली मिल रहा है। ठीक है, फिर वो लाइट रे लेगा 680 नैनोमीटर पे, एक्साइट होगा और फिर वो जेड स्कीम फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक दूसरा एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि नेम 2 एलिमेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर वाटर स्प्लिटिंग, जो कि वाटर स्प्लिटिंग में मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। तो आंसर इज मैंगनीज एंड क्लोरीन आयंस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि साइक्लिक का मतलब क्या होता है। साइक्लिक का मतलब होता है कि वो एक साइकिल में है। ठीक है, नॉन साइक्लिक का मतलब है कि वो साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक का मतलब जहां से स्टार्ट हुए आप वहीं पे आ गए, ये साइक्लिक। ठीक है, आप घूम के आ गए वहां। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है ये चीज। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको समझना है कि, और फोटो फॉस्फोरिलेशन, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में आपका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस जो है वो है क्या। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो आपका हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है, जैसे ब्रेक होगा वो तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर जो होगा वो बॉन्ड एनर्जी में स्टोर होगा, और जब वो बॉन्ड टूटेगा तो आपको वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाएगा। तो यही केमिस्ट्री है। सो special substances like adenosine triphosphate, which is the energy currency of the cell, will contain this energy in their phosphate bonds। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्राइफॉस्फेट है, 3 तो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे, तो इन्हीं में एनर्जी आपका छुपा हुआ है। सो द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, एटीपी का बनना। और एटीपी कहाँ बनेगा, एक स्टेज है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है या तो फिर क्लोरोप्लास्ट में बनता है। क्लोरोप्लास्ट में अभी आप देखें जेड स्कीम में लाइट रिएक्शन में एटीपी बन रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से एटीपी सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उसको हम लोग फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है तो हम लोग उसको फोटो फॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। तो ओवरऑल अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन दिया जाए व्हाट इज फोटो फॉस्फोरिलेशन, तो आपको ये लिखना है, फोटो फॉस्फोरिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट।
तो हो क्या रहा है आपका, आपके पास एटीपी है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है, लाइट है, एंड यू आर गेटिंग एटीपी, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो अगर आप इसको भी लिख दीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है और जस्ट आप ये भी लिख दीजिएगा, तो आपका टीचर 1 नंबर दे देगा, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या हो गया मेरा, ये हो गया एडीपी प्लस पीआई लाइट टू एटीपी, तो अ टीचर विल गिव यू 1 मार्क। या तो फिर आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए कि फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई, पीआई को भी आपको बताना पड़ेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो चूंकि लाइट है इसलिए फोटो, और चूंकि एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है इसलिए फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। अब ये फॉस्फोरिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस जो है, ये फॉस्फोरस जो है ये अब ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप, सो व्हेन टू फोटो सिस्टम्स वर्क इन अ सीरीज, अभी आप जेड स्कीम देखिए, वहां पे ये जो दोनों फोटो सिस्टम हैं 1 और 2, ये सीरीज में काम कर रहे थे। सबसे पहले कौन आया, फोटो सिस्टम 2 आया, ठीक है। उसके बाद कौन आया, फोटो सिस्टम 1 आया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्कीम था ऐसे था, जेड स्कीम था, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे वो साइकिल तो है नहीं, साइक्लिक तो है नहीं फ्लो, ठीक है, जेड स्कीम फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो जो लाइट रिएक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे जेड स्कीम, वो बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। So the two photosystems are connected through an electron transport chain, which we have already discussed in the Z scheme, ठीक है। और ये Z scheme के जरिए आपने देखा कि ATP बन रहा है पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और NADPH2 बन रहा है आपका फोटो सिस्टम 1 के इंटरैक्शन के बाद, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट, तो आप देख रहे हैं हाई एनर्जी डेरिवेटिव्स आपको मिल रहा है, एटीपी भी मिल रहा है, NADPH प्लस H प्लस मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ बेसिकली हम लोग स्टडी क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो स्टडी कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो वाटर स्प्लिट से जो इलेक्ट्रॉन मूव मिला फोटो सिस्टम 2 को, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिया, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को गया, फिर फोटो सिस्टम 1 को गया, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को गया, फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस को दे देगा, NADP प्लस से वो है NADPH और H प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉन साइक्लिक था। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो में या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नॉन साइक्लिक है, ठीक है। अब आपको समझना है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या होता है, जब सिर्फ फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोरिलेशन ऑकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका इसको फोटोन मिला P700 को, ठीक है। तो दिस इज फोटो सिस्टम 1, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव किया है, एक्साइट होके गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये दिए दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ से एक एटीपी बन रहा है आपका, ठीक है। एटीपी बन रहा है तो फॉस्फोरिलेशन हुआ, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ, और फिर वापस ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फिर वापस इसको PS1 को दे दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया वापस आ गया PS1। तो दिस इज अ साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। सो अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमेलाe, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी आपने देखा, उधर देखा था आपने इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, बट ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये कहाँ हो रहा है आपका, स्ट्रोमा लैमेलाe पे हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये लोग पूछ सकते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का लोकेशन बताइए, ठीक है। सो योर आंसर इज स्ट्रोमा लैमेलाe. So while the membrane or lamellae of the grana have both photosystem 1 and 2,
the stroma lamelli membranes lack photosystem II as well as NADP reductase enzyme. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको आपको समझना है। जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड का या फिर जो ग्रेना का जो लैमेली है उसके पास दोनों फोटो सिस्टम, ठीक है, 1 और 2, लेकिन जो स्ट्रोमा का जो लैमेली है इसके पास फोटो सिस्टम 2 नहीं है, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है। और इसके पास क्या नहीं है, इसके पास ये NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। ये NADP रिडक्टेज क्या कर रहा था आपका, यही कर रहा था आपका, NADP को आप चेंज कर रहा है आपका NADPH+ H+ में। तो ये जो आपका एंजाइम है NADP रिडक्टेज, ये नहीं है इसके पास, ठीक है, ये एंजाइम जो है स्ट्रोमा लैमेली के पास नहीं है। So the excited electron will not pass on to the NADP+, ठीक है, लेकिन साइक्लिक फ्लो में क्या हो रहा था, इट वाज पास टू दिस NADP+, इसके पास जा रहा था वो, क्यों, क्योंकि ये एंजाइम मौजूद है आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एंजाइम ही नहीं है, तो जाके फायदा क्या है, ठीक है। सो व्हाट इट विल हैपन, इट इज रिसाइकल्ड बैक टू द फोटोसिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वापस वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चला गया और फिर वो वापस पीसेस फोटोसिस्टम 1 को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है इट विल रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। सिर्फ यहाँ ATP बन रहा है, NADPH+ H+ नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम मौजूद ही नहीं है, तो कहाँ से बनेगा। सो इट वोंट फॉर्म दिस NADP+, या इसको सिंपली वे में NADPH2 हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वी कैन कॉल एज NADPH2। ये बनता नहीं, क्यों, क्योंकि NADP एंजाइम जो चाहिए इट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पे। So cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelengths beyond 680 nanometer are available for excitation। कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे P700 चाहिए ना, अगर कम रहेगा, 680 से कम रहेगा, तो फिर ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो फोटो सिस्टम 1 में आपको जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है आपको वो 700 नैनोमीटर पे है, ठीक है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर पे है। तो अगर आपका वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से कम रहा तो इसका मतलब कि साइक्लिक फ्लो आपको नहीं देखने को मिलेगा। साइक्लिक फ्लो के लिए आपको 680 नैनोमीटर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, अराउंड 700 नैनोमीटर। अब हम लोग स्पेसिफिकली इसको 700 या 680 नैनोमीटर बोलते हैं, बट आप देख रहे हो कि वो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है बिकॉज ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट, इट इज कॉन्टिन्यूअस, पिन पॉइंटेड नहीं है। हमने जब 680 या 700 नैनोमीटर की बात करते हैं तो वहां पे वो मैक्सिमली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये टर्म को आपको समझना जरूरी है, मैक्सिमली एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये है आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। स्कूल में भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क में लोग पूछता है, डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंशिएशन तो बहुत क्लियर है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें both the photosystem 1 and 2 are involved. In cyclic photophosphorylation only photosystem 1 is involved. नॉन साइक्लिक में जाइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो फॉलोज Z scheme on the basis of redox scale, potential scale, but in the cyclic photophosphorylation electron is recycled back to the photosystem 1. और क्या डिफरेंस है, कहाँ पे होता है, ठीक है। तो Z scheme जो लाइट रिएक्शन है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इट हैपेंस इन द इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हैपेंस इन स्ट्रोमा लैमेली। और क्या इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, एंजाइम जो है NADP रिडक्टेज वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में नहीं है, ठीक है।
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में वो यूज होता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोमल लैमेली के पास ये एंजाइम नहीं। अब आता है प्रोडक्ट। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होता है, NADPH2 प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है स्ट्रोमल लैमेली के पास। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी और NADPH2 दोनों प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही 4-5 डिफरेंसेस हैं जो आपको एग्जाम में लिखना होता है। और क्या, अगर डायग्राम बनाने देगा तो डायग्राम बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, अभी तक समझ में आया कि नहीं आपको? वो आप बता दीजिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं नीचे। समझ में आया सबको? ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछना ही पूछना है, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहने का मतलब वो हायर लेवल का क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो आप बना सकते हो वो ये बना सकते हो कि जो आप जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ले रहे हो, हाँ, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो कौन हो सकता है, फिर अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। NADP क्या है, ठीक है, NADPH2 का रोल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब उसको आपको चॉइसेस के आधार पे आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो आप देख रहे हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका NADP प्लस था ना, इसी के पास जा रहा है आपका, इसी के पास जा रहा था आपका, NADP प्लस के पास जा रहा था इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये एक क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की बात हो रही है तो आपने देखा वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? वाटर से आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि क्या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है उसका मतलब जो ऑक्सीजन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है उसका जो फुल्ली फंक्शनल जो यूज है वो कितने हद तक, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस का, चूंकि ये क्वांटम बायोलॉजी है मैंने आपको पहले ही कहा, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है जिसका कोई भी आ, मतलब ठिकाना नहीं है। अगर पेपर को डिफिकल्ट करना है तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बता देना उचित रहेगा कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, कभी कभार वो लोग उसका भी नाम पूछ सकता है, ठीक है।
ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसका नाम क्या हो सकता है? ठीक है, तो आपको पहले ही बताया गया है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे साइटोक्रोम हो गया, फेरिडॉक्सिन हो गया, ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन हो गया, प्लास्टोसियानिन हो गया, ठीक है। तो ये जो फोटो सिस्टम 1 में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करते हैं, तो दिस इज अ टाइप ऑफ फेरिडॉक्सिन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल सिस्टम में ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पूछे जाने चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सवाल, ठीक है। फिर ये पूछा जा सकता है कि कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो कि ये लोग पूछ चुका है ऑलरेडी। तो कॉपर कंटेनिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है प्लास्टोसियानिन, पीसी, प्लास्टोसियानिन, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन, उटपटांग क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्राइमरी, मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द PS2 सिस्टम, ठीक है। तो अगेन थियोफाइटीन इज वन कॉम्प्लेक्स जो कि एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब ये आपकी किताब ने नहीं बताया, ठीक है। तो आप देख रहे हो PS2 में थियोफाइटीन है, PS1 में फेरिडॉक्सिन है, then electron transport system has got its own set of protein complexes containing iron, copper, sulfur, ठीक है। यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है, आयरन कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, कॉपर कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। तो बेसिकली इन्हीं का सेंटर्स है ये सब। तो यहाँ पे आपको यही समझना है, जो क्वेश्चन से पूछा है वही मैं बता रहा हूँ। फोटो सिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है थियोफाइटीन है, वो याद रखिए। फोटो सिस्टम 1 का पेरिडॉक्सिन है, ये याद रखिए। प्लास्टोसियानिन में कॉपर होता है, ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद भी कुछ चीजें होंगी, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाएंगे तब हम आपको बता देंगे। बट यहाँ से आपको ये 3 क्वेश्चन ये लोग पूछा हुआ है पहले, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज समझ में आ गया आपको। PS1 में फेरिडॉक्सिन, PS2 में थियोफाइटीन एंड प्लास्टोसियानिन कंटेन्स कॉपर। उसके बाद फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज इन Z scheme is NADP plus. Who is the electron donor? Water is the electron donor. समझ में आई बात? इतना क्लियर हो गया होगा होपफुली ये 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। ये हाइपोथेसिस और थियरी दो चीजें होती हैं, ठीक है। हमने आपको बताया ये टर्म है हाइपोथेसिस, ठीक है, और एक होता है थियरी। तो कहने का मतलब इसको, ये हाइपोथेसिस ही रह गया, क्या इसको थियरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस विल गिव टू way to theory on the basis of much more experimentation, data, and finally proven होना चाहिए, ठीक है, over time. So let us now try to understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. मतलब ये जो आपका हाई एनर्जी डेरिवेटिव बन रहा है ATP, ये क्लोरोप्लास्ट में कैसे बन रहा है, तो कौन सा मॉडल है, कौन सी हाइपोथेसिस है जो इसको एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। तो दिस हाइपोथेसिस, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है, यही एक्सप्लेन करती है आप, ठीक है, कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है बात? ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कहता है कि लाइक इन रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस टू ATP synthesis is linked to development of proton gradient across membrane, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्रोटोन ग्रेडियंट, यहाँ पे अब आपको समझना है, ठीक है। प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, आपको ग्रेडियंट का मतलब हम समझाए थे। हाँ, ग्रेडियंट का मतलब है कि मान लीजिए ये 5 मॉलिक्यूल हैं,
और इधर 2 मॉलिक्यूल है, तो इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो हाई टू लो, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स अ ग्रेडियंट। उसी तरह आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट, मतलब ये अगर ये H प्लस है तो ये हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया तो लो प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चाहे हम रेस्पिरेशन की बात करें या फोटोसिंथेसिस की बात करें, अगर हम एटीपी बन रहा है तो इट मस्ट बी समथिंग टू डू विद द ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन होगा वो किसका मेम्ब्रेन होगा? थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टर्म जो है आपका केमी ऑस्मोस्टिक, इसको आपको समझना जरूरी है इसको, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इन्वॉल्व, और इसके अक्रॉस जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा वो एटीपी को सिंथेसाइज करने में मदद करेगा। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमी ऑस्मोटिक? अब केमी ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है? केमी प्लस ऑस्मोसिस, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो व्हाट इज दिस? यहाँ पे एक टर्म आ गया, ऑस्मोसिस आ गया, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि देयर मस्ट बी समथिंग कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा और मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। सो इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है, across a semi permeable membrane, ठीक है, down there you can say proton gradient, ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, व्हाटएवर जो भी आपको लेना है, ठीक है। चूंकि आप यहाँ केमी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोला, जो टर्म इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लेंगे, तो डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपके डेफिनेशन में दोनों चीज आना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे चूंकि प्रोटॉन है तो हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेरा मेम्ब्रेन क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, जो हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन है वो अपने एरिया ऑफ हायर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन से वो किस तरफ जा रहा है? लो प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। and this electrochemical concentration gradient of proton across the thylakoid membrane can be used to synthesize adenosine triphosphate, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, वो है एंजाइम का नाम। तो चूंकि एटीपी बन रहा है इसलिए जो एंजाइम यूज्ड अप होगा इस प्रोसेस में उसको हम लोग एटीपी सिंथेज बोलेंगे, क्योंकि एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, तो इसलिए जो एंजाइम यूज होगा उसको हम लोग एटीपी सिंथेसिस बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली आपका टेक्स्ट क्या कह रहा है। सो देयर इज वन डिफरेंस दो हियर, द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट इज इन द ल्यूमन। एक्यूमुलेशन कहाँ हुआ? अंदर की तरफ हो रहा है, ल्यूमन, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन में आपका हो रहा था, प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे थे, was happening in intermembrane space of the mitochondria when electron चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, इसलिए अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अभी आपको जस्ट ये याद रखना है जो प्रोटॉन वो ल्यूमिन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो वहां होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको यहाँ से नोट डाउन करना है या याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट across the membrane. We need to consider again the process take place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause a proton gradient to develop. तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट है डेवलप हो रहा है, क्या कारण है कि प्रोटॉन एक मेम्ब्रेन के एक तरफ ज्यादा है दूसरी तरफ कम है, तो कुछ कंडीशंस होंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा। यहाँ पे आपका कि आपका वाटर स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मेम्ब्रेन कहाँ हो रहा है? आपका इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है।
तब वो स्प्लिटिंग होगा तो आपका H+ जनरेट कर रहा है. So this proton or hydrogen ions, they are produced by splitting of water, accumulate within the lumen of the thylakoid. ये आपका प्रोटॉन कहाँ पे जनरेट हो गया, accumulate कहाँ हो रहा है, ल्यूमन. ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है. उसके बाद क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, ये आप देख चुके हैं. एंड प्रोटॉन्स दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 से लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इस दौरान ये जो है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा. ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ व्हिच इज located towards outside of the membrane transfers its electron carrier but to a hydrogen carrier. तो हमने यहाँ पे अब देखा था जो फोटो सिस्टम 2 में आपका PO5 है, ठीक है, या फोटो सिस्टम 1 में फेरिडॉक्सिन है. ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन के, ये कहाँ पे मौजूद है, ये आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे मौजूद है. ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन करियर को नहीं दे रहे हैं, ये बेसिकली प्रोटॉन करियर को दे रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये सो दिस मॉलिक्यूल विल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो कहने का प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है ये PO5, वो क्या करेगा, साइमल्टेनियसली एक प्रोटॉन को हटाएगा. ठीक है, so when this molecule passes on to the electron carrier on the inner side of the membrane, proton is released into the inner side or lumen side membrane. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है उसके कारण जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है. ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर हाइड्रोजन कैरियर को देता है. एक तरीके देख है, ये को ट्रांसफर कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के पहले. ठीक है, और तीसरी बात क्या थी कि जो आपका ये जो एंजाइम है NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये स्ट्रोमा साइड में मौजूद है मेम्ब्रेन का. ठीक है, ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1 जो आप अभी समझे, ठीक है, पेरिडॉक्सिन, तो प्रोटॉन्स क्या होंगे, they are necessary for the reduction of NADP+ to NADPH+. तो ये NADPH2 बनाएगा. तो कहने का मतलब है प्रोटॉन चाहिए तभी ना ये रिड्यूस होगा. ठीक है, हाइड्रोजन चाहिए या H2H चाहिए ना या NADP+ को, ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो स्ट्रोमा से रिमूव हो. तो कहने का मतलब है ये जो एंजाइम है ये अब यूटिलाइज कर रहा है आपका प्रोटॉन को. तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ साथ आपका प्रोटॉन का भी मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करते हैं एज अ होल, तो जो प्रोटॉन का जो है वो स्ट्रोमा में हट जाए. ठीक है, इट डिक्रीजेस द इंपॉर्टेंट पॉइंट. While in the lumen there is accumulation of proton, क्योंकि स्ट्रोमा से हट के क्या आ रहा है, ल्यूमेन की तरफ आ रहा है. It's a proton gradient membrane as there is measurable decrease in pH in the lumen. अब यहाँ पे आप समझिए ये आपका मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है आपका. ठीक है, और ये आपका स्ट्रोमा है, ये आपका ल्यूमेन है. ठीक है, तो कहने यहाँ पे अब आपका H+ यहाँ ट्रांसलेट हो जा रहा है इस जगह पे. ये स्ट्रोमा. अब कहने का मतलब है जितना ज्यादा H+ होगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा. तो पीएच घट रहा है आपका, तो ल्यूमेन का पीएच घट रहा है. यही चीज आपको समझाना है. तो लगातार जैसे ट्रांसफर हो रहा है
प्रोटॉन का भी ट्रांसफर हो रहा है स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ। ठीक है, तो स्ट्रोमा में का पीएच बढ़ रहा है, ल्यूमन में जो प्लेट हो रहे हैं आपका पीएच घट रहा है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। ठीक है, मतलब प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन या डेफिनेशन। तो अगर एच प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब कि पीएच जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो सवाल यहाँ तक आ गया अब आपका कि किस तरीके से जो एच प्लस है वो सेटअप हुआ, उसका ग्रेडियंट कैसे सेटअप हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमको आखिर इंटरेस्ट क्यों है इसमें, प्रोटॉन ग्रेडियंट में क्या मजा मिल रहा है, वाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस gradient. So this gradient is important because it is the breakdown of this gradient that will lead to the synthesis of ATP. ठीक है, ये gradient ही ATP बनाने में मदद करेगा। अब ये gradient टूटेगा कैसे? So this gradient of protons is broken down due to movement of protons across the membrane through membrane channel of enzyme ATP synthesis. तो आपको बोला गया था कि एक एंजाइम इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, एटीपी सिंथेस। तो इस एटीपी सिंथेस में एंजाइम का एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, मतलब जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ है। ट्रांस मेम्ब्रेन हमने आपको बताया था, ये ऐसे मेम्ब्रेन है आपका, तो ये दोनों तरफ जो निकल जाए वो ट्रांस मेम्ब्रेन है। ये जो चैनल है आपका CFO बोलते हैं इसको, CF0, ये मदद कर रहा है आपका। क्या मदद कर रहा है? ये प्रोटॉन को अलाउ करेगा कि वो मेम्ब्रेन पास करके स्ट्रोमा की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द एटीपी सिंथेज एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक को हम लोग सेफो बोलते हैं, so this is embedded in the thylakoid and forms a transmembrane channel. ठीक है, एंड ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो ये करेगा करेगा किसका करेगा, ये किसको टान के ले ऑन को ले जा रहा है। ठीक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अभी भी ये डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहा है, वेरी स्पेसिफिक। इन दिस केस इट इज ट्रांसफरिंग प्रोटॉन। ये तो CF पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, बट यहाँ आपका किताब CFO लिख रहा है तो आप याद रखिए, अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1। ठीक, ये क्या है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, इट प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, on the side that faces the stroma. So the breakdown of the will provide energy to cause a conformational change in the CF1 particle ATP, which makes the enzyme synthesis several molecules of energy packed ATP. तो कहने का मतलब है ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, कंपोनेंट्स हैं आपके एटीपी सिंथेस का, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें टाइम टू टाइम कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा और वो एंजाइम को मदद करेगा कि बनाए वो प्रोटीन, एटीपी की सिंथेसिस करे। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। ये जो आपके स्ट्रक्चर है एटीपी सिंथेस का, अ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखने का प्रयास करें तो हम सिंपल वे में लिख सकते हैं कि हमको एडीपी चाहिए और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी चाहिए और प्रोटॉन भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हम बाहर कर रहे हैं तो हम उसको लिख सकते हैं आउट। तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी प्लस वाटर प्लस 2H प्लस इनसाइड। ठीक है, सो दिस इज द
कैटालाइज बाय, अभी एरो के ऊपर हम एटीपी सिंथेज एंजाइम देखेंगे। तो ये रिएक्शन है जो कि एटीपी सिंथेज कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो सिंपल इसको हम लोग F0 F1 मॉडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका काफी बेसिकली आपको सिर्फ यही समझना है, F1 और F1 समझिए, ठीक है। अब इसके भी बहुत कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सब यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि ये जो F1 है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसका ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइजिंग एटीपी, ठीक है। तो ठीक है, अब ये जो F1 इसके बारे में आपको क्या बोला गया कि ये इट प्रोट्रूड्स, मतलब ये बाहर की तरफ निकला रहता है, प्रोट्रूड्स इनटू द मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। नॉट रीजन के बारे में आपको जो कुछ याद रखना है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, आपको पहले बताया गया, वो याद रखिए। इट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये याद रखिए। तो वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है, ठीक है। और जो ये जो एक्टिविटी है एक काफी इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाया हुआ, तो ये भी पूछा जाता है, रिवर्सिबल है ये, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, वो है कि इस पर्टिकुलर एंजाइम एंजाइम का इनहिबिटर कौन हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द इनहिबिटर्स ऑफ दीज एंजाइम, इनहिबिटर मतलब कौन इस एटीपी सिंथेस की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कॉमन है और ये लोग पूछते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आएगा आपका वो ओलिगोमाइसिन के नाम से आएगा। ओलिगोमाइसिन आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, या फिर DCCD, ठीक है। ओलिगोमाइसिन या फिर DCCD, डाई साइक्लो हेक्साइल कार्बो डाई इमाइड, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम याद नहीं रखता है, और DCCD ही देगा। तो ये भी आप याद रखिए कि ये जो आपका एंजाइम है सिंथेस, ये ओलिगोमाइसिन और DCCD नाम के जो इनहिबिटर्स हैं ये इसको इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, सो व्हाट दिस केमिकल ऑस्मोसिस जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए, एक एंजाइमेटिक सिंथेस भी चाहिए। तो एनर्जी इज यूज पंप ताकि एक ग्रेडियंट बने, कंसंट्रेशन ऑफ विद, फिर एटीपी से मेम्ब्रेन चैनल है जो कि अलाउ करता है फैसिलिटेट फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक, ठीक है। So this releases enough energy to activate ATP synthesis enzyme, which can catalyze the formation of ATP. So along with NADPH produced by the movement of electrons, ATP will be used immediately in the bio taking place in the वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो रहा है, और जो स्टार्च है, शुगर जो है वो बन रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप समझिए चीजें क्या हो रही हैं, एक तरफ से प्रोटॉन दूसरे तरफ जा रहा है, स्ट्रोमा से गया ल्यूमेन की ओर, वापस ल्यूमेन से स्ट्रोमा की ओर आ रहा है, और इसी प्रोसेस में आपका
एटीपी की सिंथेसिस हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एटीपी सिंथेस। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनहिबिटर्स ऑफ एटीपी सिंथेस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद F0 F1 पार्टिकल जो होता है उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आई बात? हेलो, समझ में आ गया? तो हम आज यही करेंगे क्योंकि ये काफी एग्जॉस्टिव टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक भी है, इसको समझना है तो जो चाहिए और इसको बार बार पढ़िए। ठीक है, कोई सवाल होगा पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके।